नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुका हूं और हम आपसे वादा भी किए थे कि किसी भी सूरत में इस बार आपका प्री नहीं रुकने वाला है, प्रीलिम्स एग्जाम। जो कि आप सबको पता है कि 26 जुलाई का आपका पेपर होने जा रहा है 72 बीपीएससी का, 72 बीपीएससी का। इसी में हम आपके बीच में ये कंप्लीट सीरीज लेके आ चुके हैं और ध्यान से देखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से आएगा। ये जो सीरीज मैं आपको थोड़ा सा इसका खासियत बता देता हूँ। इसमें आपको डेली मिनी मॉक टेस्ट के रूप में आपके 120 जो टॉपिक है ना, जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, पूरा करवाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी आप देखेंगे तो 8th 9th 10th 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी से जो प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी एईडीओ में, वो सारे टॉपिक को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है इस टेस्ट का, इसमें आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और जाहिर सी बात है क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो होगा ही। ठीक है, तो डेली जरूर करिएगा। और फुल लेंथ टेस्ट तो हम आपको दे ही रहे हैं सप्ताह में 3, और साथ में मिनी मॉक टेस्ट के रूप में आपका पूरे सिलेबस पे यहाँ पे कमांड हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, बुकलेट आपको इसका टेलीग्राम पे भी मिल जाए। और क्वेश्चन लेवल की बात करें तो क्वेश्चन का लेवल वही है जो अभी बीपीएससी एईडीओ में प्रश्न पूछा गया था, सेम लेवल का क्वेश्चन रहने वाला है। 71वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, लेवल वही है, उससे भी अप लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। सारे टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाया जाए। ठीक है, तो और सबसे अहम बात और ज़रूरी ये करिएगा, जो ज़रूरी बात है, इसका प्रिंट आउट करवा के आप लोग मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना, अपने पास एक साक्ष्य के रूप में भी रख लीजिएगा। परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से आना है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपका इसमें आपको करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, सारे सेक्शन कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, मिनी मॉक टेस्ट के रूप में क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, मॉक टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। टू दी पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे पहले किसने कोशिका को देखा। तो आप लोग ध्यान से बात है, ये आसान क्वेश्चन है, सारे टाइप का क्वेश्चन लिया गया। ठीक है ना, तो इसका आंसर आप लोग क्या टिक करिएगा, बी टिक करिएगा, है ना, कि रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक ने, अब मैं थोड़ा सा डायग्राम पे लेके जाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाए एक बार। यही है वो व्यक्ति आप जो तस्वीर में देख पा रहे हैं, रॉबर्ट हुक। इन्होंने कब, तो 1665 में, ध्यान रखिएगा इस तिथि को, 1665 में स्वनिर्मित अपने हाथ से जो एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, उसी सूक्ष्मदर्शी से सबसे पहले कोशिका को देखा था। वो कहाँ पे देखा था, तो वो भी मैं आपको दिखा। ये कॉर्क का नाम आपने जरूर सुना होगा, मैं आपको समझा देता हूँ ये कॉर्क है क्या, है ना। क्योंकि आप तस्वीर में जो देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली पौधा, जो पेड़ होता है ना, पेड़ का छाल जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसे ही कॉर्क कहा जाता है। आप जो देख पा रहे हो, तो इसमें कॉर्क खत्म हो गया है, इसमें जाहिर सी बात है इस कॉर्क का काम क्या होता है, तो जाहिर सी बात है पेड़ को जो है रक्षा प्रदान करता है ये, है ना। तो इसी कॉर्क को इन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है, सेल नाम दिया, क्या दिया भाई, नाम सेल। और सेल को हिंदी में कहते हैं हम लोग कोशिका, यहाँ पे लिख देता हूँ कोशिका। और इसे लैटिन भाषा में, किस में, तो आप देखेंगे तो इसे लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है भाई, इसका अर्थ होता है छोटा कमरा, छोटा कमरा। आप देखिएगा ना, जब ये सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसका ना आकार कुछ इस टाइप से उन्हें दिखा, है ना। एक आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, है ना, एकदम छोटे छोटे आकार का आपको दिख रहा होगा, एकदम एक कमरा के जैसे आकार को जो है यहाँ पे देख सकते हैं, एक कमरा के आकार का जो है इन्हें दिखा। इसका नाम इन्होंने क्या दिया भाई, तो आप कहिएगा सर इसका नाम दिया कोशिका सेल, है ना। हिंदी में सेल का, इंग्लिश में सेल कहते हैं, हिंदी में कोशिका कहते हैं। किसने, रॉबर्ट हुक। जो चीज़ मैं आपको बताया हूँ ये लिख भी दिया हूँ, जरा सा देखिएगा, है ना। एक बार मैं याद दिला देता हूँ, कोशिका, है ना, कोशिका का अंग्रेजी अनुवाद सेल होता है, लैटिन भाषा में इसे आप सबको पता है सेल्यूला कहते हैं, और लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। अब कोशिका की बात कर ले तो किसी भी जीव का सबसे जो छोटी इकाई होता है ना, और इसी लाइन से ऑलरेडी बीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है ना, जाके देखिएगा, और ये एनसीईआरटी का ही लाइन है। तो किसी भी जीव का सबसे छोटी इकाई जो होता है वो क्या होता है, कोशिका ही होता है। और कोशिका में ध्यान रखना, इसमें स्वतः जो है जनन, सेल्फ रिप्रोडक्शन की, दोबारा सुनिए, कोशिका में, सेल में स्वतः जनन की, सेल्फ जो है रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक लाइन और लिख दिया हूं, कोशिका ही जीवों के शरीर का निर्माण करती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं
कि भाई मान लो कि ये कोई व्यक्ति है, जरा सा एक बार समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग तो बड़ी फास्ट में चलें। मान लो कि ये कोई व्यक्ति है, तो जाहिर सी बात है ये व्यक्ति कैसे बना, तो यह जो व्यक्ति का जो शरीर बन के तैयार हुआ है, तो ये डायरेक्टली बन गया। इस व्यक्ति का जो शरीर का सबसे छोटी इकाई है ना, वो सेल ही है। ये कोशिका का, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, कोशिका का कई सारे समूह मिलकर, ये कोशिका का कई सारे समूह मिलकर, ये कोशिका यहाँ पे लिख देता हूँ, कोशिका जिसे सेल कहते हैं, कोशिका का कई सारे समूह मिलकर किसका निर्माण करेगा, ऊतक का निर्माण करेगा। ऊतक भी आगे पढ़ेंगे ना, ये ऊतक है, ठीक है। तो ऊतक का निर्माण करेगा, ऊतक का, टिश्यू से मिलकर जो है अंग बनेगा। मान लो कि कोई भी व्यक्ति का, सपोज दैट यहाँ पे लिख देता हूँ कि चलो ये क्या है भाई, आमाशय है, ठीक है। आमाशय का सपोज दैट निर्माण हुआ। अब अंग से मिलकर, जाहिर सी बात है एक अंग है शरीर का। अगर मैं यहीं पे बोल दूं भाई लीवर की बात कर ले, है ना, लीवर की बात कर ले, यहीं पे गोल ब्लाडर की बात कर ले, तो ये अंग है शरीर का, है ना। और ये सही कई सारे अंग जो है, कई सारे अंग मिलकर जो है एक तंत्र बन जाता है, अंग तंत्र, है ना, जैसे हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं ना। तो इसका निर्माण होगा और ऑर्गन सिस्टम से क्या हो जाएगा भाई, वो शरीर जो है, शरीर एक किसी भी व्यक्ति का तैयार हो जाएगा, चाहे व्यक्ति बोले या किसी कोई भी जीव बोले, है ना। तो यही है कोशिका। क्या है भाई, हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है, सेल है, ठीक है। आगे और हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, तो कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा। कब देखा, तो 1665 में देखा। और ये कैसे देखा, तो वो अपने हाथों से एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, उसी सूक्ष्मदर्शी से देखा। कहाँ पे देखा, तो पेड़ पर जो है ना, पेड़ में देखा, है ना। और ये चीज़ यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, ये एनसीईआरटी का लाइन है, 9th और 11th क्लास की एनसीईआरटी में दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन भी कर दूँ, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1665 में। वैज्ञानिक कौन है, यहाँ पे तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है रॉबर्ट हुक ने, है ना, देखा। इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, यही है इसका सूक्ष्मदर्शी जो अपने हाथों से इन्होंने बनाया था, उसी सूक्ष्मदर्शी से क्या किया, कॉर्क। कॉर्क क्या है भाई, मैंने अभी आपको बता दिया हूँ कि ये जो आप पेड़ देख रहे हैं और ये जो पेड़ का ऊपर वाला जो छाल है ना, इसे ही कॉर्क कहा जाता है ना। तो इसी कॉर्क, है ना, इसी कॉर्क के पतले टुकड़ों में जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना इन्होंने देखा और रॉबर्ट हुक ने इसी संरचना को कोशिका, क्या, तो सेल नाम दे दिया, कोशिका नाम दे दिया, है ना। इंग्लिश में सेल कहते हैं, हिंदी में कोशिका नाम दे दिया। और लैटिन भाषा में इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है, एक छोटा सा कमरा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, इन्होंने यहाँ पे जो एक पेड़ के छाल की बात कर ले, उसमें जो कोशिका देखा, तो जाहिर सी बात है वो मृत कोशिका था। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछता है, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ, ये मृत कोशिका थी। परंतु हुक ने जीवन की, हुक के कहने का मतलब रॉबर्ट हुक ने जीवन की आधारभूत संरचनात्मक इकाई की खोज कर ली, और इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक भी माना जाता है, ठीक है। हालांकि बाद में एक व्यक्ति और आता है, कब, तो 1674 ईस्वी में, जिसके वो डच वैज्ञानिक थे, इनका नाम था, आप सबको पता ही है, एंटोनी लेवनहोक ने एक जो है उन्नत किस्म के सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में जीवित कोशिका का खोज किया। तो कई बार ये लाइन बीपीएससी देता है और स्टेटमेंट देके प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। अभी बीपीएससी एईडी में प्रश्न ऐसा ही तो पूछा था, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये नोट्स यार आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया गया है, तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ से एकदम उम्दा तरीके से तैयारी करवा देंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था। अब क्या बोल दिया, कोशिका सिद्धांत। अब यहाँ पे लोग गलत कर देंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी जो है ना, किसने दिया था। तो जाहिर सी बात है जो लोग यहाँ पे सी टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है। स्लाइडेन और स्वान का नाम आपने जरूर सुना होगा, इन्होंने दिया था। तो यहाँ से आपने क्या देखा, पहले देखा कि भाई कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, तो आप कहेगा 1665 से कहानी शुरू होता है सर, है ना। रॉबर्ट हुक ने, उसने कोशिका को कॉर्क की पतली, है ना, काट में जो है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। उसके बाद एक व्यक्ति और आता है, लेवेनहॉक का नाम आपने जरूर सुना होगा, अभी जो बताया 1674 में आया ये। और इन्होंने सबसे पहले क्या किया भाई, जीवित कोशिका को कहाँ पे देखा, तो तालाब में देख लिया, है ना। उसके बाद जो एक व्यक्ति और आ जाता है 1831 में, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, कोशिका के अंदर जो है ना एक केंद्र का खोज कर लिया, तो केंद्रक का पता लगा लिया, है ना। उसके बाद क्या हुआ भाई, 1838 ईस्वी में ये दोनों व्यक्ति आ गया और ये बोल दिया कि भाई कोई भी जो जीव है ना, चाहे पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, चाहे पादप हो या जंतु हो, दोबारा सुनिए, चाहे पादप हो या जंतु हो, तो जो कि स्लाइडेन एंड स्वान ने बताया, स्लाइडेन जो बताया था 38 में और स्वान ने 1839 में, है ना, ये सिद्धांत दिया। और दोनों ने बोला कि भाई सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कोशिका थ्योरी अब कौन दे देगा, तो स्लाइडेन एंड स्वान। तो ये बस इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में स्टेटमेंट देके प्रश्न पूछता है। अच्छा, एक थोड़ा सा और ध्यान रख लीजिएगा, यहीं पे मैं बता ही देता हूँ। एक व्यक्ति लास्ट में और आता है, उसका नाम था विर्चो, है ना। विर्चो ने, यहाँ पे लिख देता हूँ, विर्चो ने नोट्स में लिख दिया हूँ सब कुछ, एक भी नहीं छूटना चाहिए। विर्चो ने 1855 ईस्वी में, कब, 1855 ईस्वी में
बिरचो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। एनसीईआरटी का लाइन है। किसने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बना होता है? तो बिरचो ने 1855 में बता दिया। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन। कुछ फ्रेंड्स का ये कंफ्यूजन है कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं, जिसमें हम हमें सारे सब्जेक्ट का जो है हैंडरिटन नोट्स है ना, एनसीईआरटी का कंपाइलेशन सब कुछ एक जगह मिल जाए, जिसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस का सारे सेक्शन, बिहार स्पेशल सब मिल जाए। तो मेरे भाई देखो हम आपके लिए कंप्लीट पैकेज लेके आए हैं ना, स्पेशल प्री के लिए है ना। मेंस के लिए तो भाई आपके पास अभी टाइम नहीं है, अभी प्री में पूरे तरीके से झोंक देना है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो ये देख सकते हो सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है, मात्र जो है 53 में, है ना। फी कम करके मात्र 999 कर दिया है, और आपको वही चीज़ मिलेगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा, समझ रहे हो ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इसे, ये स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा 7319924130, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। उसका स्क्रीनशॉट करके आप इसी नंबर पर भेज दीजिएगा, उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि यही पेमेंट का नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी यही है, व्हाट्सअप नंबर भी यही है। तो पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट करके, चूँकि ये व्हाट्सअप नंबर भी है, पेमेंट का नंबर भी यही है और कॉलिंग नंबर भी यही है। तो पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट करके इसी व्हाट्सअप पे भेज दीजिएगा, उसके बाद हम आपको तुरंत बैच में जोड़ देंगे। कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। साथ में हम आपको टोटल 30 मॉक टेस्ट भी करवा रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट। उसका फी जो है 499 है, 499 है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं मिनी टेस्ट जो आपको यूट्यूब पे फ्री में करवा ही रहा हूँ, आपको ये सब कुछ तो दे ही रहा हूँ, है ना। तो बहुत ही नॉमिनल फी है, आपके लिए सर्वोत्तम है, और परीक्षा में जो क्वेश्चन यहीं से आना है हम आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हैं। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, हम लोग पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का आपको चयन करना है, ठीक है। और देखो भाई ये आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी में दिख जाएगा, क्योंकि ये हर जगह नहीं दिखेगा, सिर्फ एनसीईआरटी में ही ये लाइन दिखेगा। इसमें 3 स्टेटमेंट है और तीनों में से बोल रहा है कि कौन कौन सा सही है। लो भाई बना लो। कह रहा है कि स्लाइडेन और स्वान ने, स्लाइडेन कब, तो 1838 और स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। अभी आपने पढ़ा ना, बिल्कुल ये सही है। क्वेश्चन एक है, लेकिन 4 क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे और जंतु, तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार अभी आपने देखा ना, जो स्लाइडेन स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत जो दिया था, उसमें उन्होंने बताया ना कि भाई सभी जो है पौधे तथा जंतुएं जो है कोशिका से बने हैं। तो आपने कहा सर बिल्कुल, इन्होंने इस स्टोरी में बताया था। अब तीसरा जो लाइन है, कह रहा है कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, ठीक है। ये भी किसने कहा था भाई? किसी भी जीव का मूलभूत इकाई कौन सा है? कोशिका है भाई। ये दोनों व्यक्ति ने बताया था, स्लाइडेन स्वान ने। तो ये बिल्कुल सही है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। और यहीं से प्रश्न आता है, तो देखो भाई आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, और कह रहा है कि कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है सही है, आपको पता लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है अभी हम लोग समझ लेंगे। प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, किसमें? पादप। ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। लेकिन सेलुलोज जो है ना, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो कि ये सेलुलोज जो होता है ना, सिर्फ पेड़ पौधे में होता है ना, पेड़ पौधे में होता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता है, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है कि सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है, यह पौधे को क्या करता है? संरचनात्मक जो है, पौधे को एक संरचनात्मक दृढ़ता, है ना, कह सकते हो, पौधे को कठोरता प्रदान करता है ना सेलुलोज। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी इज द राइट आंसर। और ये सब स्टेटमेंट, सब क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन एक है, इसमें 4 क्वेश्चन छिपा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, देखिएगा मैं थोड़ा सा आपको जो सेल पढ़ाया हूँ ना, तो यहाँ पे आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, ये सब एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है। एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, हालांकि हम लोग चर्चा भी कर लेंगे बहुत कायदे से। और जो अलग अलग कोशिकांग है, कोशिका के जो अंदर कोशिका का जो अलग अलग अंग है ना, ये सब अंग का अलग अलग काम है, जो कि हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फिर से इसमें बोल रहा है कि कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन बना दीजिए आप सभी लोग, कौन सा गलत है हमको पता है, आप लोग कर दीजिएगा। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका, मतलब थैले की तरह की संरचना, है ना, झिल्लीदार पुटिका मतलब थैले की तरह का उसका संरचना होता है, उसके साथ होता है, ये कह रहा है। तो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल कौन कैसा होता है? तो कह रहा है झिल्लीदार पुटिका की जो है, झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है। क्या ये सही है? तो आप कहिएगा। तो ये बिल्कुल सही है। तो भाई गलत तो है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका मतलब थैले की तरह संरचना के साथ होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल क्या होता है? उसमें प्लेस्टिड में होता है ना, किसमें होता है? प्लेस्टिड में होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, गलत तो है ही नहीं। आगे कह रहा है कि यूकेरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल क्या होता है? प्लेस्टिड में होता है। ये बिल्कुल, ये भी सही है। तो डायरेक्टली क्या है भाई? दोनों सही है। तो आंसर क्या होगा?
गलत तो कोई है ही नहीं, तो आपको बोल रहा है कि कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं गलत है ना, तो कोई गलत नहीं है, जो कि दोनों सही है। तो गलत आपसे पूछा है ना कि इनमें से कौन सा असत्य है, गलत है, तो दोनों तो सही है, तो इनमें से कोई नहीं, टिक कर दीजिए, डी टिक कर दीजिए, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने फिर से है, निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है। अब जरा सा देख लीजिएगा, है ना, तो इसमें 3 स्टेटमेंट है। कह रहा है कि गोल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण किसने, तो कैमिलो गोल्जी ने किया था, है ना भाई, किसने खोजा था, कैमिलो, है ना, कैमिलो गोल्जी के द्वारा ही भाई इन्होंने सबसे पहले देखा था, खोजा था, ऐसे बोल सकते हो। अच्छा, हम लोग जो कोशिका का अलग अलग अंग देखते हैं ना, कोशिका के अंदर जो है अलग अलग अंग है, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो है कई सारे अंग है, तो कोशिका के अंदर भी कई सारे अंग है। तो ये जो गोल्जी उपकरण जो देख रहे हैं ना, ये कोशिका का ही एक हिस्सा है, कोशिका के अंदर का एक अंग है, कोशिकांग है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है गोल्जी का, तो ये क्या करता है भाई, प्रोटीन और लिपिड का, किसका, प्रोटीन और लिपिड को संशोधित कर सकते हो, संशोधित पैक और परिवहन करता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रश्न पूछता है। और किसने इसे खोजा था, तो एक व्यक्ति था, अभी जो नाम आपने देखा, कैमिलो गोल्जी, इन्होंने कोशिका में कब, तो 1898 ईस्वी में, है ना, इन्हें खोजा था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गोल्जी का काम क्या होता है, गोल्जी उपकरण क्या है, आपने देख लिया। अगला स्टेटमेंट कर रहा है कि गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर जो है समानांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें यहाँ पे देखिएगा तो कुंडिका कहते हैं। अगर कोशिका, ये सेल का संरचना है, कोशिका है, और ये कोशिकांग है, और यही है, आपको दिख रहा होगा, है ना, गोल्जी उपकरण। तो थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काम क्या होता है आपने देखिए। अब अगला लाइन है, क्या कह रहा है कि गोल्जी उपकरण के द्वारा जो है लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, क्या ये सही है, अभी हम आपको बताएं ना, बिल्कुल ये सही है ना। प्रोटीन और लिपिड को सही तरीके से कह सकते हो कि उसके स्थान तक पहुंचाने का काम गोल्जी का ही करता है ना। और चूंकि गोल्जी उपकरण जो होता है ना, गोल्जी का की बात करें तो ये लाइसोसोम, तो गोल्जी का उपकरण जो है लाइसोसोम के निर्माण में भी मदद करता है, सीधे भाषा में ये समझिए, प्रश्न पूछता है ना, कई बार प्रश्न ये पूछा है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या था भाई, सही था, तो आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, फिर से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भाई देखो, आपको आपके परीक्षा हॉल में इसी प्रश्न से लड़ना है, इसी तरह के प्रश्न से लड़ना है, तो इसलिए बिल्कुल नहीं डरना है कि हम आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो करवा रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं डरिएगा, क्योंकि आपको बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम हॉल में, आपका स्पीड बढ़ेगा, आपका कंसेप्ट क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से क्लियर रहेगा, तो नहीं डरिएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो फिर से 3 स्टेटमेंट है, और तीनों में से कौन कौन सा सही है आपसे बोल रहा है, आप सभी लोग बताइएगा ना, गोल्जी का से संबंधित अभी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जंतु कोशिका में रसधानियां छोटी होती है। ये रसधानियां का काम क्या होता है, अभी हम लोग समझ लेंगे। जबकि पादप कोशिका में रसधानियां बहुत बड़ी होती है, क्या यह सही है, तो बिल्कुल यह सही है, ठीक है। अभी रसधानियां क्या होता है हम आपको बताएंगे, है ना। अच्छा, रसधानियां को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, कुछ इंग्लिश वाले लोग होंगे, तो इसे हम लोग वाइकल कहते हैं ना, यहाँ पे लिख देता हूँ VACOOLES, वाइकल्स कहते हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है भाई, तो जंतु कोशिका में रसधानियां छोटी और अस्थायी होती है ना। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, मैंने आपको क्या बोला, जंतु कोशिका में रसधानियां, वाइकल्स जो होता है ये छोटी तो बिल्कुल होता है, और ये अस्थायी भी होता है, ठीक है। इनका मुख्य कार्य जो होता है रसधानियां का, अभी मैं दिखाऊंगा आपको डायग्राम पे भी, कोशिकांग ये है रसधानियां, तो इसका काम क्या होता है, तो इनका जो मुख्य कार्य होता है पानी, पोषक तत्व और कचरे का भंडारण करना होता है कोशिका में, समझ रहे हो ना। हालांकि यह जो है पौधे की रसधानियां की तरह बड़ी और अस्थायी नहीं होती है। तो इन्होंने अगला लाइन क्या बोल दिया कि पादप कोशिका में रसधानियां बड़ी होती है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जंतु कोशिका में छोटी और पादप कोशिका में बड़ी, ये ध्यान रखना। अब थोड़ा सा कोशिका, ये कोशिका है, ये पूरा आप देख सकते हो, इसी में जो कोशिकांग है, जो अलग अंग है कोशिकांग का, तो यही है रसधानियां, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं, इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं, हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, रसधानियां कहते हैं ना, रसधानियां कहते हैं, इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो तस्वीर में, और जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पे यही है रसधानियां। काम क्या होता है, तो आप ये सर काम तो आपने बता दिए, इसका मुख्य काम होता है पानी, पोषक तत्वों और कचरों का भंडारण करना होता है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि पादप कोशिका की रसधानियां में कोशिका द्रव जो है, ये द्रव है ना, ये द्रव है ना, द्रव भरा जो है भरा रहता है, या भरा रहता होना चाहिए, तो बिल्कुल ये सही है। कह रहा है कि पौधे के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानियां में स्थित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप भाई आंख बंद करके अगर ऐसे क्वेश्चन पॉजिटिव वाला दिखे ना, तो सही में टिक करके भाग जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न फिर से है, निम्नलिखित में से सही कथन का आपको चयन करना है, कौन कौन सा सही है। इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिया गया है, और तीनों में से आपको बताना है। तो अब यहाँ पे क्या बोल दिया है भाई, जो प्लेस्टिड होता है ना, कह रहा है कि प्लेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में जो है स्थित होता है, ये सही। तो आज से एकदम गांठ बांध लीजिए कि बिल्कुल ये जो प्लास्टिड होता है ना, प्लास्टिड, जैसे हम लोग प्लास्टिड भी बोलते हैं भाई, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो प्लास्टिड इंग्लिश में ही इसे प्लास्टिड कहा जाता है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा सेल में इसका कहाँ पे रहता है। तो प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में, और कुछ शैवाल जो होता है ना, शैवाल, कुछ शैवाल में भी होता है। तो पादप कोशिका में तो होता ही है, साथ में जो है शैवाल में भी, कुछ शैवाल में भी पाया जाता है। ध्यान रहे, यह जो प्लास्टिड है
है ना, प्लास्टिड जो है जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में नहीं होता है। इसका काम क्या होता है भाई प्लास्टिड का, जो कि प्लास्टिड का सबसे प्रसिद्ध रूप होता है ना क्लोरोप्लास्ट, जो कि पौधे को हरे रंग देता है। पौधे को क्या करता है, हरे रंग देता है। तो जंतु को भाई तो हरे रंग की जरूरत होता ही नहीं है ना, और ये पौधे के पत्ते में पाया जाता है तो हरे रंग देता है। और धूप में जो है खाना मतलब प्रकाश संश्लेषण बनाने में मदद करता है यही प्लास्टिड। तो किस में होगा, सिर्फ पादप कोशिका और कुछ एल्गी में होता है, कुछ शैवाल में होता है, ठीक है। जो कि जानवर जो है अपना खाना खुद तो नहीं बना सकते हैं ना, दूसरे पर डिपेंड रहता है, आप समझ ही रहे हो, दूसरे खाना को खाते हैं। इसलिए प्लास्टिड जो है, जो खाना खुद से बनाए ना उसमें जो है क्या रहता है, प्लास्टिड होता है। तो जाहिर सी बात उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। प्लास्टिड रहने का मतलब क्लोरोप्लास्ट, तो ध्यान रखना, गलती मत करिएगा। अगला है कह कि जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। बिल्कुल भाई सही बोल रहा है, कह रहा कि पौधे में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से आके आपके सामने, फिर से निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है। चलो इस बार आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा, हमको पता है। कह रहा है सही कथन, आप इसमें सही कथन क्या है, 4 को ऑप्शन है, इसमें से चूज कर लीजिए, ठीक है। तो कह रहा है ये इसका सही ये वाला हो जाएगा। कह रहा है कि विषाणु समवायरड एकल तंतु RNA, यहाँ पे देखिएगा RNA अणु से बने होते हैं, ये बिल्कुल सही कह रहा है। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में आपको विचार करना है, पादप और प्राणी कोशिका के बीच सामान्य अंतर के बारे में आपको सही बताना है। अब जब तक आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में नॉलेज नहीं है तब तक आप ये प्रश्न तो बना नहीं सकते हो मेरे भाई, इसलिए कहता हूं कि अच्छे से पढ़िए। चलिए आइए देखते हैं। कह रहे कि पादप कोशिका में सेल्यूलोज कोशिका भित्तियां है ना होती है, जबकि प्राणी कोशिका में नहीं। बिल्कुल ये सही है, जो कि पादप कोशिका में क्या होगा, सेलुलोज होता है। सेलुलोज का काम क्या होता है, पौधे को कठोरता प्रदान करना है ना, रक्षा प्रदान करना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। कह कि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होता है। भाई गलत बोल रहा है, प्लाज्मा झिल्ली ना, प्लाज्मा झिल्ली ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका, पादप प्लस जंतु दोनों कोशिका में होता है। तो कह कि ये गलत बोल दिया, कह कि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं, विपरीत प्राणी कोशिका में वे होते हैं। तो नहीं, पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका को ही प्राणी कोशिका कहा जाता है, ध्यान रखना। थोड़ा सा नाम थोड़ा सा दे दिया है चेंज करके, तो गलत मत कर दीजिएगा। तो ये दोनों में पाया जाता है, ये तो गलत था, ठीक है। अब कह रहा है कि परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद जो है वैक्यूल्स होता है ना, वैक्यूल्स होता है जिसे हम लोग रसधनी कहते हैं। बिल्कुल ये सही है। जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटे जो है रसधनियाँ होती है। आपने अभी देखा ना कि भाई पादप और जंतु कोशिका दोनों में वैक्यूल्स होता है, लेकिन पादप कोशिका में बड़ी होती है और जंतु कोशिका में छोटी होती है। तो भाई बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही था, दूसरा वाला गलत था। तो इसका आंसर क्या टिक कर दीजिएगा आप कहिएगा सर इसका सी टिक कर दीजिए, सी को लॉक कर दीजिए, है ना। तो ऐसा ही हम लोग सारे सेक्शन को कवर कर लेंगे, पूरा होल सिलेबस को आप लोग बशर्ते पूरा सिलेबस को कंप्लीट करिए जो आपको दिया जा रहा है ना। अब देखिए कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब क्या है, जो कोशिका के अंदर जो उसका अंग है ना, सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल की बात कर ले, दोबारा सुनिए, सेल ऑर्गेनल्स की बात कर ले, है ना, कोशिकांग की बात कर ले। अच्छा क्वेश्चन था प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों मतलब सेल ऑर्गेनल्स में से किन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। देखो मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, प्रोटीन संश्लेषण में कई कोशिकांगों की भूमिका होती है, लेकिन मुख्य रूप से 2 का ध्यान रखना। एक तो राइबोसोम जो कि प्रोटीन का संश्लेषण ये करता है, तो राइबोसोम, और दूसरा है यहाँ पे अंतःद्रवी जालिका, जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ध्यान रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का मुख्य भूमिका होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आपके सामने जो ऑप्शन था बी इज द राइट आंसर, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक जो है नियंत्रण को कहते हैं। तो जैसे तो आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक शब्द आपको दिखेगा, प्रकर्मित कोशिका मृत्यु। इसका मतलब है भाई, इसका आसान भाषा में समझो तो, है ना, कर्मित कोशिका मृत्यु का मतलब है कोशिका का नियंत्रित मरना। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है, जैसे पुरानी या खराब कोशिकाओं को हटाना, है ना। कोशिकीय और आणविक नियंत्रण का अर्थ होता है, ये जो आप एक बार देखें ना, कोशिकीय और आणविक नियंत्रण, इसका मतलब होता है कि इस प्रक्रिया को कोशिका के अंदर और बाहर के तत्वों द्वारा ठीक से नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो इसे ही आपको पता होना चाहिए। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा एपोप्टोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोप्सिस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और ये सिर्फ आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, 11th क्लास की, 9th क्लास की एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, 11th क्लास की एनसीईआरटी में ही मिलेगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ये सूची 1 है, ये सूची 2 है, तो ये लक्षण है और ये कोशिका जंतु कोशिका है। तो आप मिला लीजिए आराम से, हमें बताने की जरूरत है इसे। अच्छा कौन से ऑप्शन में बोल रहा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, उसको छांटना है भाई। तो देखो बहुकोशिकीय बोल रहा है कि ईस्ट, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो मेरे भाई
कवक जो होता है ना, कवक बहुकोशिकीय होते हैं, परंतु ये सब सही था, ये सब सही है। मैं थोड़ा सा आपको बता, जो सबसे छोटी कोशिका होता है ना माइकोप्लाज्मा, आपने पढ़ा होगा, ऑलरेडी नोट्स में है, बार बार कह रहा हूँ नोट्स में है, ठीक है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ से भी भाई कवर करवा दे रहा हूँ। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है, बिल्कुल सही है। एक कोशिकीय जो यहाँ पे जीव होता है, आप सबको पता है। पहले मैं जो मोनास की बात कर ली, तो यह एक कोशिकीय जीव है, लेकिन ये जो ईस्ट है ना, ये बहुकोशिकीय भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिंगल कोशिका वाले होते हैं, ठीक है। जो कि ईस्ट का एक जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम है सेकेरो, यहाँ पे लिख दूँ क्या, सेकेरोमाइसीज, ठीक है, इंग्लिश में ही सेकेरो है ना, सेकेरोमाइसीज ही पढ़ा जाता है। सेकेरोमाइसीज, सेरेवीसी इसका नाम है, सेरेवीसी इसका नाम है, सेरे है ना, वीसी, ये ईस्ट है भाई, ईस्ट है, ईस्ट है। तो यह जो है एक कोशिकीय है, यूकेरियोटिक कवक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, है ना। कई बार प्रश्न पूछता है, और इसका जो उपयोग होता है ना, इसका एक कोशिकीय कवक का, जो जिसका नाम अभी मैं आपको बताया हूँ ना, सेकेरोमाइसिस सेरेविसिस ईस्ट का, या एक कोशिकीय यूकेरियोटिक है। इसका उपयोग अल्कोहल निर्माण और बेकरी उत्पादन में, जो ब्रेड होता है ना, ब्रेड हम लोग जो खाते हैं सुबह सुबह, बहुत सारे लोग खाते होंगे, तो उसके उत्पादन में इसका काम होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन छप सकता है पेपर में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर से विचार करना है। कोशिका के संदर्भ में आप कहेगा सर क्या इसमें सिर्फ सेल वाला टॉपिक को कवर किया है? हाँ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आ रहा है। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट के थ्रू वो भी आपका कवर हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, पहला है इसलिए मैं एक ही टॉपिक लिया हूँ, ताकि आप लोग घबराए नहीं। चलिए, तो स्टेटमेंट है और कौन कौन सा सही है भाई, आप लोग जवाब दीजिए। तो कह रहा है यहाँ पे सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा, और सबसे छोटी जो है ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, समझ रहे हो ना, और सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा होता है, ये बिल्कुल सही, अभी आपने देखा। करें कोशिका विज्ञान के जनक जो है रॉबर्ट ब्रोन को माना जाता है। ये देखो ब्रोन बोल दिया ना, रॉबर्ट तो है लेकिन ब्रोन है, इसका मतलब ये गलत है। रॉबर्ट ब्रोन नहीं है, रॉबर्ट हुक है ना, जो सब 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका को देखा था और इसका नाम कोशिका दिया, ठीक है। तो ये तो गलत, रॉबर्ट देख के खुश हो गए रॉबर्ट, ये हुक था कोशिका का जनक, किसे, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है ना। रॉबर्ट यहाँ पे देखो मेरे भाई, है ना, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है ना, जो कि 1665 में, ध्यान है ना। तो बिल्कुल ये गलत है। कह रहा है कि थियोडोर स्वान, है ना, स्वान और स्लाइडेन का नाम आपने सुना होगा, कोशिकावाद का मतलब कि कोशिका थ्योरी दिया था इन्होंने, स्लाइडेन स्वान ने, है ना, 1838 और 39 में, है ना। कोशिकावाद का मतलब कोशिका का जो थ्योरी दिया था, तो इसीलिए उसका जनक भी कहा जाता है, उसका थ्योरी का जनक, है ना, कोशिकावाद के जनक। तो ये बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा भाई, पहला और तीसरा सही है, ये इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा, ठीक ना। चलो भाई, अगला प्रश्न है फिर से, ये कथन है। कथन में कह रहा है कि कथन और कारण है, आपको पढ़ना है और आंसर देना है, यहाँ से देख लो, नहीं घबराना है, बस कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर। कह रहा है कि अमीबा एक कोशिकीय और नियमित आकार की कोशिका का उदाहरण है। अमीबा के बारे में बोल रहा है, तो क्या सही है? तो आप कहिएगा सर हमें तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही है अमीबा। कह रहा है कि अमीबा में पोषण हेतु कूट जो है पदार्थ पाए जाते हैं। आप कहिएगा सर ये कूट पदार्थ क्या होता है? अब देखो रीजनिंग में हम लोग पढ़ते हैं ना, ये कूट पदार्थ का मतलब पैर है ना, तो आप कह सकते हो सर अच्छा ये पैर है भाई, पैर है। हाँ, ये अमीबा के पोषण के लिए ना एक झूठा पैर होता है, असली में होता नहीं है, क्योंकि ये जरूरत के समय इसका उपयोग करता है, इसलिए इसे झूठे पैर कहा जाता है ना। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ये बहुत पूछता है मेरे भाई, ध्यान रखना, है ना। तो क्योंकि भोजन पकड़ने में जब इसको भोजन करना होता है ना, तो ये झूठे पदार्थ का कहते हो, ये काम में लेता है ना, तो ध्यान रखना। लेकिन असल में इसका पैर नहीं होता है, भोजन पकड़ने समय इसका उपयोग करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और देखो ये ना इसको सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो ये दोनों तो सही है, लेकिन ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों सही है, लेकिन आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विषाणु जीवित एवं जो है निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी है, क्योंकि अब बता दो भाई, 4 ऑप्शन है और बताइएगा। ये बिल्कुल जो लोग यहाँ पे सही टिक कर रहे हो, ये बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं, बिल्कुल जिस सिचुएशन में जाता है उसी का रूप ले लेता है, बिल्कुल सही है। तो ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, फिर से कथन कारण वाला क्वेश्चन है। चलिए फिर से कथन कारण वाला क्वेश्चन है, अब ये देखते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे जीवाणुओं में केंद्रक क्या होता है भाई? नहीं होता है, बिल्कुल ये जीवाणु में नहीं होता है, सही कह रहा है ना। कह रहा है कि कारण में क्या है, कह रहा है कि केंद्रक झिल्ली के अभाव में केवल डीएनए युक्त केंद्रकाभ जो है पाया जाता है, इसे केंद्रकाभ एक में है, पाया अलग होना चाहिए जाता है। तो ये दोनों सही है भाई, तो आंसर क्या 80 कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में जो है केंद्रक का अभाव होता है, हमें बताने की जरूरत है इसे। तो आप कहिएगा सर एक तो आपने बताए थे कि थायोबैसिलस जो होता है, थायोबैसिलस जो कि ये जीवाणु होता है, तो इसमें जीवाणु में केंद्रक होता ही नहीं है ना। और दूसरा जो होता है भाई एनाबीना का नाम आपने सुना है ना, एनाबीना, जिसे हम लोग नीले हरे शैवाल कहते हैं भाई, नीले हरे शैवाल कहते हैं, इसमें भी नहीं होता है, बाकी सब में होता है। तो ये दोनों में अभाव होता है, तो आंसर इसे टिक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको पहला और चौथा टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर जो है किस आधार पर होता है, जंतु और पादप में, बताइएगा। हमें बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाई,
और जब भी आप तैयार करते हो, जो कि आप देख सकते हो जंतु कोशिका और पादप कोशिका विद डायग्राम से समझा दिया हूँ, गलती मत करिएगा। जैसे कोशिका भित्ति किसमें होता है, किसमें नहीं होता है, केंद्र किसमें होता है ना, जंतु पादप में, और इसी लाइन से क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नोट्स को बार बार रिवीजन करना, इतने बार कर लो कि इसे चाट जाओ, और सब ये एनसीईआरटी का ही लाइन दिया हो उसमें, ठीक है। और 12th क्लास तक एनसीईआरटी का कंपैरिजन है उसमें, है ना। और जो चीज़ इनकेस अगर छूट जाता है तो हम आपको जो अभी करवा रहे हैं ये सीरीज, इसमें कवर हो जाएगा, है ना। चलो, तो अब यहाँ पे टिक कर लीजिए भाई, कितने लोग आपका सर केंद्र का आकार जो है करे दोनों में निम्न अंतर है, तो केंद्र का आकार दोनों का सेम नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। केंद्र का आकार तो हालांकि सेम होता है, लेकिन इसका जो स्थिति होता है ना वो अलग अलग रहता है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा, है ना। बाकी केंद्र की स्थिति जो केंद्र दोनों में होता है तो बिल्कुल सही है। रसधनी का आकार बिल्कुल, रसधनी की संख्या, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, तारकाय, यहाँ पे आप देखेंगे तो लवक, है ना। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे आप सी टिक कर लेना, ठीक ना। अब अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कोशिका के बाह्य आवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, शब्द को पकड़िएगा कौन सा गलत है। चलो, अब गलत वाला आप ढूंढ लीजिएगा आराम से, हमें बताने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। ढूंढ लीजिएगा ना आप सभी लोग, बिल्कुल। यहाँ पे जो लोग सिटी कर रहे हो, बोल रहा है कुछ लोग कि कवकों की कोशिका भित्ति भी पादप की भांति, अब देखो कवक बोल रहा है, कवक और पादप की भांति है, सेलुलोज की बनी होती है। मैंने आपको बताया कवक और सेलुलोज में दोनों में कोशिका भित्ति होता है, बिल्कुल ये सही है, बाकी गलत था। ओह सॉरी, वेरी मिस्टेक भर का मिस्टेक हो गया, माफी चाहता हूँ। देखो भाई, कवकों की कोशिका भित्ति ना काइटिन का बना होता है, ध्यान रखिए, मेरे माइंड में आ गया ना काइटिन का, ये गलत है, काइटिन का बना होता है। वही पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। तो ये गलत था मेरे भाई, गलत ही ढूंढना था ना, माफी चाहता हूँ, हो जाता है। तो कवक का कोशिका भित्ति जो है ना, कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, ठीक है। चूंकि कोशिका भित्ति दोनों में होता है, कवक में मैं आपको पहले वाला क्वेश्चन में, दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में बताया था कि दोनों में कोशिका भित्ति होता है, लेकिन यहाँ का कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का होता है, लेकिन पादप का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा गया था अभी बिहार के एग्जाम में, है ना, तो माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है भाई, सिंगर और निकोलसन, नाम आपने जरूर सुना होगा, और ये प्रश्न जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चैप्टर 5 में आपको मिल जाएगा, जाकर देख लेना, इससे पहले वाला क्वेश्चन। और ये भी आपको चैप्टर 8 में दिख जाएगा 11th क्लास की एनसीईआरटी में, जो कि सिंगर और निकोलसन के बारे में आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, 11th क्लास की एनसीईआरटी में ही दिखेगा, है ना। और ये प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी एईडीओ में, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन नहीं था। तो क्वेश्चन है कि सिंगर वैज्ञानिक का नाम था और निकोलसन निम्न में से किसका विस्तृत अध्ययन किया था, तो आप बता दीजिए। तो कोशिका झिल्ली की संरचना का, है ना, कोशिका झिल्ली की संरचना का अध्ययन किया था, जो कि ध्यान रखना बहुत पूछता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, फिर से निम्नलिखित कोशिका में जो है, कोशिका में जीव द्रव कुंचल को निम्न में से क्या प्रेरित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो भाई, ये जीव द्रव कुंचल का मतलब क्या है, आपको कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसे सोचो, देखो जीव द्रव कुंचल का अर्थ है जब कोशिका का जीव द्रव पानी की कमी के कारण सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है, तो इसे प्रेरित करने वाले कारक में मुख्य रूप से पराशरण शामिल है। यानी जब कोशिका को एक ऐसे घोल में रखा जाता है जहां पानी की सांद्रता कम होती है, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, आप क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। अब आंसर आप टिक कर लो, तो आप कहिएगा सर अच्छा इसका मतलब ये बहिःपराशरण हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बहिःपराशरण, और जो है यहाँ पे अति पराशरी विलयन हो जाएगा, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन अब यहाँ जीव द्रव कुंचल क्या होता है, अब इसके बारे में आप जब तक नहीं समझोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। आप कहिएगा सर ये बहिःपराशरण क्या होता है। मेरे भाई, बहिःपराशरण का मतलब होता है कि जब पानी कोशिका से बाहर निकलता है तो इसे बहिःपराशरण कहते हैं। तो यह तब होता है जब कोशिका को किसी अति पराशरी विलयन में रखा जाता है। अति पराशरी विलयन क्या होता है, तो अति पराशरी विलयन वह घोल होता है जिसमें कोशिका के अंदर के घोल की तुलना में नमक या पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, आंसर ए टिक कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा गलती है, असत्य कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, कह रहा है कि एसईआर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य है ना जालिका, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एस का मतलब स्मूथ होता है, ई का मतलब जो है ये जो ई आप देख रहे हो एंडोप्लाज्मिक कहते हैं हम लोग, और आर का मतलब रेटिकुलम, मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो कह रहा है कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका राइबोसोम विहीन होकर भी लिपिड का संश्लेषण करती है। तो ये क्या है भाई, क्या ये सही है या गलत है, तो बिल्कुल यह जो है सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि RER, और RER का मतलब होता है भाई, यहाँ पे रफ टिक पढ़ लीजिएगा, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो कह रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम युक्त होने के कारण प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, यह भी सही है। लेकिन तीसरा गलत है, कह रहा है कि सामान्य कोशिका में RER और SER स्थिति होती है, जो कि गलत है। अच्छा, यहाँ पे बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर नहीं होता है, हाँ, लेकिन दोनों में यहाँ पे कंडीशन है थोड़ा सा क्वेश्चन में, ये बराबर का यहाँ पे बराबर नहीं होता है, ये लिखा होना चाहिए था, क्योंकि ये होता है यार, दोनों में होता है। समान कोशिका में RER और SER की स्थिति होती है, लेकिन दोनों का समान नहीं होता है, ध्यान रखना। दोबारा सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो खुरदरी या अस्मूथ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, होता दोनों है, लेकिन दोनों समान नहीं होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका सी टिक कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपके सामने कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बार बार प्रश्न पूछता है मेरे भाई। तो ये जो है द्विकला युक्त कोशिकांग है ना, जिसे कोशिका का शक्तिगिरी, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है इसे, बिल्कुल ये सही है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो है आंतरिक झिल्ली एटीपी का उत्पादन होता है, बिल्कुल यहाँ पे सही इसमें होता है। और इनमें जो है 70S का जो है 70S है, ये श्वेत वर्ग होता है, एस का मतलब है ना। तो 70S है, 8 नहीं है, ये एस है। 70S राइबोसोम और डीएनए एवं आरएनए पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है भाई। सूची है यहाँ पे, सूची 2 है। काम किसका क्या क्या काम होता है ये पूछ रहा है मेरे भाई। तो कौन सा सम्मिलित है ये पूछ रहा है ना। तो देखो भाई, ये डिक्योसोम जो होता है ना, ये गोल्जी का जो है कह सकते हो एक हिस्सा होता है और प्रोटीन और लिपिड संशोधन के पैकेजिंग और परिवहन में शामिल होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, बाकी ये सब गलत है, ठीक है ना। ये तीनों जो है यहाँ पे गलत है। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आप सबको पता है ना, ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से स्टार्च और तेल प्रोटीन का भंडारण करते हैं, है ना। तो ये गलत बोल दिया है। क्रोमोप्लास्ट की बात कर ले तो ये पौधे में फूलों और फलों का रंग प्रदान करता है, तो ये बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण, ये गलत है। और क्लोरोप्लास्ट की बात कर ले तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो ये बोल रहा है कि स्टार्च पाचन के लिए, तो ये गलत है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट और डिक्टियोसोम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब आपको याद रखना है, रट लेना है। ये लिख दिया हूँ, ये जो दूंगा ना तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर से अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथन में कौन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 है, सूची 2 है। ये कोशिकांग है और खोज करता है, ठीक है। केंद्र का खोज किसने किया था, अभी आपने देखा था ना, तब कहेगा सर केंद्र का खोज जो अभी आपने बताया था 1831 ईस्वी में किसने किया था। तो केंद्र का 1831 में अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे किसने किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन किया था। तो 2 टिक कर लीजिएगा भाई, है ना। अब यहाँ इस तरह का क्वेश्चन अगर एक भी ऑप्शन पकड़ लेते हैं ना तो आपको क्वेश्चन आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था मेरे भाई। तो 1850 में किया था, यहाँ पे ध्यान रखना 1850 में माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का और है ना, कॉलीकर इसका नाम था, कॉलीकर ने किया था, कॉलीकर। तो कॉलीकर यहाँ पे टिक कर लेना। उसके बाद केंद्रिका की बात कर ले, यहाँ पे इसका खोज किसने किया था केंद्रिका का, तो है ना फोंटाना नाम था 1781 ईस्वी में। तो फोंटाना यहाँ पे देख लेना कि 1781 में इसका खोज किया था फोंटाना ने। और राइबोसोम की बात कर ले तो पिलाडे ने किया था। और पिलाडे ने कब किया था राइबोसोम की खोज, तो पिलाडे ने 1955 में शायद किया था ना, 1955 में, यहाँ पे लिख लीजिए 1955 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे है सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, सी टी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आज जो है ना पहला था क्लास, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम जो अब लेके आएंगे इसमें तो कम क्वेश्चन था, अगला जो वीडियो ले आऊँगा ना मिनी मॉक टेस्ट है, इसमें 2 या 3 सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज हम आपको क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है ना। और अच्छे लेवल का क्वेश्चन जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा और विद एक्सप्लेनेशन जो देखिएगा ना, यहाँ पे सभी लोग इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा, बहुत कायदे से दिया गया है डिटेल में। इसका प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लीजिएगा, बहुत काम देगा। और परीक्षा में क्वेश्चन छपेगा यहीं से, टू द पॉइंट एनसीईआरटी का लाइन है, क्वेश्चन यहीं से सेट किया गया है और किसी एक बुक में तो नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। उस स्टैंडर्ड बुक का भी सहारा लिया गया है इसमें, जो क्वेश्चन टाइप करवाया गया है आप लोगों के लिए। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। और आप चाहते हैं कि हमें एक जगह सारे कंटेंट्स मिल जाए 72 बीपीएससी के लिए, तो हम आपके लिए 72 बीपीएससी ये सीरीज लेके आए हैं, है ना, स्पेशल आप सभी के लिए। मात्र इसका फी 999 है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को कर सकते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट का जो अभी मैं आपको दिखाता है हैंड नोट्स, हाथ से लिखा हुआ नोट्स, वो एनसीईआरटी बिगेस्ट नोट्स है, उसमें स्टैंडर्ड बुक का कंपलेशन है और उसका वीडियो भी मिल जाता है, समझ रहे हो ना। सारे सब्जेक्ट आपको मिलता है और आप मॉक टेस्ट देते हो, पीवाईक्यूज करते हो तो क्वेश्चन छूटेगा, एग्जाम में नहीं छूटेगा, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन करके जाते हो, देख ही रहे हो क्वेश्चन। तो आपको 999 में सारी चीज़ मिल जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इसे, यहाँ पे नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा 7319924130 पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। करिए ये कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इसी नंबर पर आप पेमेंट करके भेज दीजिएगा। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके आप इसी नंबर पर भेजिएगा, क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है ना, और पेमेंट का नंबर भी यही है। तो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट करके इसी व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। उसके बाद हम आपको तुरंत बैच में जोड़ देंगे। और जो सेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो जैसे हम आपको बैच में जोड़ूंगा तो उसका कंप्लीट जो है आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा, है ना, आराम से सारी क्लासेस कर पाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।